गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, पाई बंधन सिद्धांत और पिटूजर के सिद्धांत को बताया था, जो कि कठोरता और मृदुता के सैद्धांतिक आधार थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत ऋणता तथा कठोरता व मधुरता। देखते हैं, हम विद्युत ऋणता के आधार पर किसी भी अम्ल अथवा क्षार की कठोरता व मृदुता का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे हम कैसे कठोर व क्षार को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वे सभी स्पीशीज जिनकी विद्युत ऋणता उच्च होती हैं क्या होते हैं, सामान्यतः कठोर होते हैं। ठीक है, जैसा कि अपन एग्जांपल कर लेते हैं हार्ड एसिड का, कि वे सभी अम्ल जिनकी विद्युत ऋणता उच्च हो कठोर अम्ल होते हैं, जैसे कि Li+ और Na+ है। यहाँ Li की विद्युत ऋणता, Li+ की विद्युत ऋणता किससे अधिक है, Li से, मतलब आयन की विद्युत ऋणता उसके परमाणु से अधिक है। अतः Li+ अपेक्षाकृत ज़्यादा कठोर होगा, क्योंकि Li+ है जो कि बहुत Li की अपेक्षा बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, इसलिए इसकी यहाँ पर Li+ की जो विद्युत ऋणता है वो Li से अधिक है। सेकेंड है अपना सॉफ्ट एसिड की बात करें कि वे सभी अम्ल जिनकी विद्युत ऋणता कम होती है। ठीक है, जैसे कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण धातु आयन जैसे Ag+, Au+, Cu+ आदि। ठीक है, अब अपन सार की बात करते हैं। जनरली इसको डिफाइन करते हैं कि क्या कौन से सार हैं जो कि कठोर में आएंगे, कौन से मृदु में आएंगे। विद्युत ऋणता के आधार पर सार की कठोरता व मृदुता का निर्धारण भी कर सकते हैं। वे सार जिसकी उत्पत्ति अधिक विद्युत ऋणी तत्व से होती है तथा स्वयं की विद्युत ऋणता कम हो, क्या कहलाते हैं, कठोर सार कहलाते हैं। ध्यान से समझना कि वे सार जिनकी उत्पत्ति अधिक विद्युत ऋणी तत्व से होती है, मतलब परमाणु हैं वो सेल खुद ही उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, और अगर वो उसको इलेक्ट्रॉन डोन ग्रहण करेगा या दान करने के बाद में जो स्पीशीज बनती है वो उससे भी ज़्यादा विद्युत ऋणी है, तो किसके अंदर आएंगे, कठोर सार के अंदर। इसके विपरीत निम्न विद्युत ऋणी तत्व से उत्पन्न वे प्रजातियां जिनकी विद्युत ऋणता उच्च हो, मतलब निम्न विद्युत ऋणी तत्व से उत्पन्न वे प्रजातियां जिनकी विद्युत ऋणता उच्च हो, मतलब जिसके परमाणु की विद्युत ऋणता इतनी नहीं थी, लेकिन उसके जो आयंस होते हैं, ठीक है, वो और ज़्यादा विद्युत ऋणी हो जाते हैं, मतलब परमाणु से ज़्यादा उसके आयन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, वे किसके अंदर आएंगे, मृदु सार के अंदर। जबकि कठोर सार का क्या था कि उसके परमाणु तो विद्युत ऋणी थे, लेकिन जो स्पीशीज बन रही थी, ठीक है, अंतर क्रिया के दौरान जो स्पीशीज बन रही थी वो इतनी विद्युत ऋणी नहीं थी, मतलब उसके आयन इतने विद्युत ऋणी नहीं थे, तो क्या थे, कठोर सार। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि F- और Cl- क्या है, कठोर सार हैं, और Br- क्या हो गया, सीमांत के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सीमांत सार के अंदर, और I- क्या हो गया, मृदु सार। विद्युत ऋणता के आधार पर कठोर अथवा मृदु स्पीशीज से संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं अपन ट्राइफ्लोरो, CF3 समूह मेथिल से अधिक कठोर है। ठीक है, उसी प्रकार BF3 B से अधिक कठोर होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिक विद्युत ऋणी फ्लोराइड की उपस्थिति में किसी स्पीशीज की कठोरता में वृद्धि हो सकती है। मतलब अगर कोई कठोर स्पीशीज अगर किसी भी स्पीशीज के अंदर मौजूद है, कोई भी कठोर परमाणु या अधिक विद्युत ऋणी परमाणु किसी भी स्पीशीज के अंदर उपस्थित हैं, तो वो उसकी भी कठोरता को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, इसी प्रकार BF3 और BH3 से अधिक कठोर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर F की विद्युत ऋणता है वो ज़्यादा है, अर्थात यहाँ पर F है जो कि अधिक कठोर है, इसलिए BF3 की यहाँ पर कठोरता बढ़ा इंक्रीज हो जाती है F की प्रेजेंस के कारण। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH3 इज लेस देन CF3। ठीक है, जैसे हमने ऊपर ने देखा था, और सेकंड है कि BH3 लेस देन BF3। अब है पियर्सन तथा पोलिंग का समीकरण, जैसे बंद ऊर्जा व विद्युत ऋणता के मध्य संबंध कह सकते हैं, या फिर इनके बीच में कैसे विरोधाभास की स्थिति पर उत्पन्न होती है, इस समीकरण के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, कि पोलिंग के अनुसार बंध निर्माण में भाग लेने वाली स्पीशीज के मध्य
विद्युत ऋणता में अंतर जितना अधिक होगा उतना ही परबल बंध बनता है। ठीक है? मतलब अगर 2 स्पीशीज़ भाग ले रही हैं, दोनों के बीच में अगर विद्युत ऋणता का अंतर ज़्यादा है, मतलब एक की तो कम है, दूसरे की ज़्यादा है। जितना ज़्यादा अंतर होगा दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में, तो पोलिंग के अनुसार उनके मध्य जो बंध का निर्माण होता है, वो उतना ही प्रबल होगा। जैसे कि निम्न अभिक्रिया में बी की विद्युत ऋणता अधिक तथा ए अधिक विद्युत धनी तत्व हैं। ठीक है, दोनों के बीच में विद्युत ऋणताओं में अंतर है। अतः एडी के निर्माण में विद्युत ऋणता में अंतर अधिक होगा, इसलिए अभिक्रिया अग्र दिशा में चलनी चाहिए। ठीक है, जैसे ए बी है, ठीक है, यहाँ पर अपने ए डी की क्या और सी डी है, दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है। डी की विद्युत ऋणता अपन ने क्या मान ली, अधिक। ठीक है, और ए क्या मान लिया अपन ने, विद्युत धनी। मतलब ए तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बता रहा है और डी यहाँ पर हार्डली उसको ग्रहण करेगा, मतलब उसको बहुत तेजी से अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो दोनों के बीच में बंध आसानी से बन जाएगा कि ठीक है, क्योंकि एक दे रहा है और दूसरा इजीली ले रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में विद्युत ऋणताओं में काफ़ी अंतर है, तो आसानी से ये अभिक्रिया प्रोसीड होगी और अग्र दिशा में चलेगी और क्या बन जाएगा, ए डी प्लस बी सी। लेकिन पियर्सन ने कहा था कि अनेक अभिक्रिया पोलिंग समीकरण का पालन नहीं करती। ठीक है, बल्कि एचएसएबी सिद्धांत का पालन करती हैं। पोलिंग ने तो कहा था कि दोनों के बीच में परमाणु में अंतर होगा तो बहुत सी अभिक्रिया की दिशा में जाएगी। ठीक है, लेकिन पियर्सन ने क्या कहा कि पोलिंग की अभिक्रिया का पालन नहीं होता काफ़ी अभिक्रियाओं में, और वह एचएसएबी का पालन करती है। जैसे कि समझ सकते हैं कि पोलिंग के अनुसार निम्न अभिक्रिया होनी चाहिए। पोलिंग के समीकरण के अनुसार तो ये अभिक्रिया होगी कि CSI प्लस LiF, तो क्या बनना चाहिए, CSF। ठीक है, और LiI, मतलब F हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, CS की विद्युत ऋणता में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जाएगा, I की और F की विद्युत ऋणता तो काफ़ी कम है, अंतर कम है काफ़ी। ठीक है, और F और CS की जो विद्युत ऋणताओं में अंतर होगा वो काफ़ी होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CSF और LiI। ठीक है, CSF की विद्युत ऋणता में अधिक अंतर है, लेकिन अभिक्रिया वास्तव में विपरीत दिशा में चलती हैं, जिसमें एचएसएबी सिद्धांत का पालन होता है। ठीक है, कि एचएसएबी सिद्धांत हम क्या देखते हैं कि कठोर के मध्य बंध का निर्माण होता है तथा मृदु के मध्य बंध का निर्माण होता है। अगर हम यही रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन अगर एचएसएबी सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रोसीड करवाएं तो क्या होगा कि CSF प्लस LiI। ठीक है, मृदु, CS क्या होगा यहाँ पे मृदु, और F क्या होगा, कठोर, और LiI के अंदर Li क्या है, कठोर, और आयोडीन क्या पे है यहाँ पे, मृदु। तो कठोर के मध्य बंध बनेगा, मतलब और मृदु के अंदर बंध बनेगा, तो क्या होगा, CSI, मतलब मृदु स्पीशीज के साथ अंतर क्रिया कर रही हैं और कठोर स्पीशीज के साथ अंतर क्रिया करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। उपरोक्त अभिक्रिया को एचएसएबी सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है। यहाँ Li प्लस कठोर अम्ल तथा F माइनस कठोर सार है। ठीक है, अतः कठोर अंतर क्रियाएं ज़्यादा तीव्र से तथा आसानी से होती हैं। उसी प्रकार CS प्लस मृदु अम्ल तथा आयोडीन I माइनस है, यहाँ पे क्या है, मृदुसार, अतः मृदु अंतर क्रिया तीव्र व आसानी से होती हैं। पोलिंग तथा पियर्सन के विरोधाभास को हमने निम्न प्रकार समाधान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा का और एनर्जी को लेकर के CSF की जो एनर्जी है वो कितनी है, 502 किलो जूल पर मोल। ठीक है, LiI की है 347, CSI की है 335 और LiF की है 575। तो उपरोक्त अभिक्रिया को हम परमाणु ऊर्जा के आधार पर भी समझ सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ CSI तथा LiF में परमाणु ऊर्जा का मान LiF से अधिक है। ठीक है, अतः यहाँ पर कठोर अंतर क्रियाएं मृदु अंतर क्रियाओं से ज़्यादा प्रबल होगी। ठीक है, इसलिए अभिक्रिया को अग्र दिशा में ले जाने वाला प्रेरक बल कठोर अभिक्रिया है, ना कि मृदु अभिक्रिया। इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी अभिक्रिया में कठोर सार के साथ अभिक्रिया करने पर वरीयता दर्शाता है, लेकिन मृदु अम्ल मृदु सार के साथ अभिक्रिया करने में वरीयता नहीं दर्शाता। मतलब जो अभिक्रिया
प्रोसीड होगी वो कठोर कठोर स्पीशीज के एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करने के कारण होती हैं, मृदु मृदु के कारण नहीं होती। ठीक है, तो परिणामिक जो अभिक्रिया आगे चलेगी, मतलब परिणामिक परिणामिक रूप से अगर अपन देखें कि रिजल्टेंट फॉर्म में अगर अभिक्रिया होगी तो वो किसके कारण होगी, कठोर कठोर स्पीशीज के कारण ही होती है। क्योंकि यहाँ मृदु मृदु अंतर क्रिया तो अभिक्रिया के दौरान विलयन में शेष बची प्रजातियों का समायोजन मात्र है, जो कि कठोर कठोर अंतरक्रिया के दौरान सहज बचती हैं। जो मृदु मृदु के बीच में अंतरक्रिया होती हैं वो केवल इस वजह से हो रही हैं क्योंकि कठोर कठोर अंतरक्रिया जब आपस में रिएक्शन कर लेती हैं तो सहज स्पीशीज जो बची रह जाती हैं, तो वह बची हुई स्पीशीज आपस में रिएक्शंस करके एक यौगिक बना लेती हैं, ना कि वह इसका परिणामिक अंत है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोग। ठीक है, इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पहला है अपना संकुलों का स्थायित्व। पियर्सन के अनुसार कठोर अम्ल कठोर सार के तथा मृदु अम्ल मृदु सार के साथ स्थायी होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, Ag-2 कौन है, स्थायी संकुल के रूप में पाया जाता है, जबकि Ag(F2- है नहीं, क्योंकि Ag प्लस एक मृदु अम्ल है जो कि मृदु सार I के साथ क्रिया करके स्थायी संकुल Ag(I2) बनाती हैं, लेकिन F- आयन एक कठोर सार है, अतः संकुल Ag(F2- स्थायी संकुल नहीं बनाता। ये सब चीज़ें हमने पहले स्टडी कर चुके हैं ब्रीफ के अंदर कि मृदु मृदु स्पीशीज ही स्थायी संकुल बनाएगी या कठोर कठोर ही स्थायी संकुल का निर्माण करेगी। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इसका है COF6-3 का। ठीक है, जो कठोर और कठोर का कॉम्बिनेशन है, जबकि COI6-3 है जो कठोर अम्ल तथा मृदु का कॉम्बिनेशन है, इसलिए अपेक्षा अधिक स्थायी है। सेकेंड अपना एप्लीकेशन है इसकी अभिक्रिया की संभावना, मतलब हम अपन देख के बता सकते हैं कि अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी या फिर अभिक्रिया के अंदर उत्पाद कौन सा बनेगा। ठीक है, जैसे LiI तथा CSF के मध्य अभिक्रिया में LiF तथा CSI का बनना मृदु मृदु तथा कठोर कठोर अम्ल सार संयोग का एक रोचक उदाहरण है। मतलब ये HSAB सिद्धांत के अनुरूप होगी। जैसे कि देखते हैं CSF प्लस LiI। ठीक है, तो यहाँ पर CS क्या है, मृदु अम्ल, F क्या है, कठोर सार, और Li क्या है, कठोर अम्ल, और I क्या है, मृदु सार। तो अगर अपन मृदु मृदु की बात करें तो क्या बनेगा, CSI, और कठोर कठोर में LiF। तो हम अभिक्रिया की दिशा का बता सकते हैं और उसके साथ साथ हम उत्पाद कौन सा बनेगा हम अपन कठोर HSAB सिद्धांत के अनुरूप ये स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है CuI2 प्लस 2CuF, कठोर कठोर का कॉम्बिनेशन होगा CuF2 प्लस 2Cui। तीसरा है अपना उभय दंतुक लिगैंड के संकुलों में उपसंयोजक का अनुमान। ठीक है, ऐसे लिगैंड जो होते ऐसे लिगैंड जो होते तो एक दंतुक हैं, फिर भी उनके पास दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, और एक समय पर एक ही दाता परमाणु उपसंयोजक बंध बनाता है। लिगैंड में कौन सा दाता परमाणु धातु आयन के साथ बंध बनाएगा, ये HSAB सिद्धांत के द्वारा समझा जा सकता है। मतलब कुछ लिगैंड ऐसे होते हैं जिनके पास दो एटम होते हैं जो कि उसको डोनेट लिगैंड होते हैं जो कि डोनेट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन अब कौन सा डोनेट करेगा ये अपन HSAB सिद्धांत के अनुरूप समझा सकते हैं। जैसे कि SCN- है जो कि एक उभयदंतुक है जिसके अंदर दो तत्व हैं जो कि दाता परमाणु की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ CO+2 धातु आयन के साथ N से जुड़कर क्या बना लेगा, CONCH4 का होल -2। ठीक है, जटिल आयन बनाता है। जबकि अगर ये PD+2 से जुड़ेगा तो क्या बनेगा कि S से जुड़कर PDSCN4-2। ठीक है, जटिल आयन बनाता है क्योंकि CO+2 यहाँ पर क्या है, कठोर अम्ल है। ये किससे जुड़ेगा, कठोर सार के साथ, तो क्या बना लेगा, CONCH4 जटिल आयन। ठीक है, उस दूसरी तरफ देखें कि PD+2 क्या है, मृदु अम्ल, तो ये मृदु सिरे से जुड़ने की प्रवृत्ति रखेगा, तो क्या बना लेगा, PDSCN4-2। ठीक है, चौथा है अपना अम्ल तथा सार की कठोरता एवं मृदुता का अनुमापन। किसी भी अभिक्रिया का साम्य किस दिशा में विस्थापित होता है उसे अम्ल अथवा सार की कठोरता अथवा मृदुता का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे BH प्लस CH3Mg, ये रिएक्शन अपन ने पहले पढ़ी थी।
ठीक है। ये कौन सी कठोर होगी, कौन सी मृदु होगी, ठीक है। जैसे कि मृदु अम्ल है और ये मृदु उत्पाद से जुड़ने की कोशिश करेगा, मृदु सिरे से जुड़ने की कोशिश करेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3Mg B+ है। और जो कठोर स्पीशीज हैं वो अलग हो जाती है इसमें से। यदि उपरोक्त अभिक्रिया में साम्य अवस्था बाईं तरफ विस्थापित होती है तब B कठोर क्षारक होगा। ओके। और यदि साम्य अवस्था दाईं तरफ विस्थापित होती है तब B क्या होगा, मृदु क्षारक होगा, क्योंकि कठोर कठोर और मृदु मृदु अंतरक्रिया स्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यह अभिक्रिया की दिशा पर निर्भर करेगा कि यहाँ पर B है जो कि मृदु होगा या कठोर होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति, ठीक है। प्रकृति में कुछ धातु आयन कार्बोनेट ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, जबकि कुछ सल्फाइड के रूप में। इसे भी HSB सिद्धांत के आधार पर हम समझा सकते हैं। क्षारीय मृदा धातु हल्के संक्रमण धातु आयन कठोर अम्ल होते हैं, इसलिए ये कठोर क्षार O केंद्र को वरीयता देते हैं। प्रकृति में कार्बोनेट ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, उदाहरणतया कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, फेरस हाइड्रोक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है और SnO2 है। दूसरी तरफ अगर बारूद धातु आयन की बात करें जो मृदु प्रकृति के होते हैं, ठीक है, तो सल्फर को वरीयता देते हुए सल्फाइड के रूप में पाए जाएंगे, ठीक है। मतलब मृदु स्पीशीज और कठोर कठोर वही वही कंसेप्ट है कि प्रकृति में जो खनिज होंगे वो मृदु स्पीशीज के फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है, और कठोर स्पीशीज के फॉर्म में पाए जाएंगे। वो दोनों के बीच में कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि अपन ने हल्के धातु आयन की बात की कि वो ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाएंगे, ठीक है। और अगर दूसरी भारी संक्रमित धातु की बात करें तो किसके फॉर्म में पाए जाएंगे, सल्फाइड के फॉर्म में, जैसे कि Ag2S है, ZnS है, HGS है और Cu2S है। अब सीमावर्ती अम्ल धातु जैसे Na+2 Pb+2 आदि सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सिक्स्थ है अपना यौगिकों की विलयता। HgO HCl में घुलनशील है लेकिन HgS नहीं, इसे हम HSB सिद्धांत के द्वारा समझा जा सकता है। ये छोटे क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है कि HgO HCl में घुलनशील है जबकि HgS नहीं। इसको भी हम HSB सिद्धांत के अनुसार समझा सकते हैं कि Hg है वो मृदु कठोर का कॉम्बिनेशन है, जबकि HCl है किसका है, कठोर मृदु का। तो क्या होगा, मृदु मृदु अंतरक्रिया होगी और कठोर कठोर अंतरक्रिया होगी। तो HgO है जो कि आसानी से HCl में घुलनशील है। सेवंथ है अपना अभिक्रिया की दिशा व दर, ठीक है। इसको भी हम HSB सिद्धांत के अनुसार समझा सकते हैं कि कठोर किससे जुड़ेगा, कठोर से, और मृदु मृदु से जुड़ेगा, ठीक है। अब इसको भी हम HSB के अनुरूप समझा सकते हैं। देख सकते हैं आप कि ऊपर वाले रिएक्शंस के अंदर तो कठोर कठोर का फॉर्मेशन होकर क्या बनता है, H2O, और नीचे वाले अगर रिएक्शंस की बात करें तो कठोर मृदु का कॉम्बिनेशन और मृदु मृदु का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो H2S का फॉर्मेशन होता है। आठवां है अपना धातु उत्प्रेरक की विषाक्तता। संक्रमण धातु जैसे NiPd Pt CrMO आदि उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये धातुएं उत्प्रेरक मृदु क्षारकों जैसे CO AH2O3 आदि से विषाक्त हो जाती हैं क्योंकि ये लिगैंडों जो कि मृदु क्षार हैं, धातु उत्प्रेरक जो कि मृदु अम्ल होते हैं की सतह पर अवशोषित होकर धातु उत्प्रेरक को क्रियाशीलता बिंदुओं को स्वयं घेर लेते हैं, जिससे कि उनका उत्प्रेरक गुण समाप्त हो जाता है तथा मृदु धातु उत्प्रेरक NOF युक्त कठोर क्षारकों में प्रभावित रहते हैं। आपका नेक्स्ट है HX का स्थायित्व। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि X आयनों की कठोरता FCl BRI की तरफ क्रम में होती है। सिम्बायोसिस हमने पढ़ चुके हैं पहले इसके यूनिट के अंदर। और 11वां है आपका असमानुपातन तथा हैलोजन विनिमय। इसके आगे का जो कंसेप्ट है HSAB की सीमाएं। यह एक सामान्य सिद्धांत है जिसमें कठोरता मृदुता के मापन का कोई मात्रात्मक पैमाना नहीं है, ठीक है। जनरली कंसेप्ट है लेकिन अपन ऑथेंटिक फॉर्म के अंदर अगर बात करें तो अपन इसको साबित नहीं कर सकते। इस सिद्धांत में कठोर व मृदु कारक यौगिक के अम्लीय व क्षारीय गुण से स्वतंत्र हैं, जबकि बहुत सारी अभिक्रिया ऐसी हैं जिनमें ये कारक अम्लीय व क्षारीय लक्षण पर निर्भर करती है, ठीक है। वहाँ पर कठोरता मृदुता का कंसेप्ट लागू नहीं होता। HSAB सिद्धांत से कई अभिक्रिया नहीं समझाई जा सकती। कौन कौन सी हैं, पहले उदाहरण के देखते हैं कि SO3-2 एक सीमावर्ती हैं तथा HF है कठोर कठोर है।
तो यहाँ पर क्या बनता है, कठोर और सीमावर्ती मतलब HSO3 माइनस और I कठोर माइनस है जो कि कठोर अलग हो जाती हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में कठोर अम्ल H प्लस सीमावर्ती HSO3 प्लस टू माइनस टू से क्रिया करके स्थायी उत्पाद बनाता है, जो इस सिद्धांत के विपरीत है। क्योंकि इस सिद्धांत क्या कहता है कि कठोर कठोर इस स्थायी उत्पाद बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कठोर कठोर आप दोनों ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, H अलग हो जाता है और F अलग हो जाता है। ठीक है, इस वजह से। सेकंड है, फोर्थ कमी है इसकी कि HSB सिद्धांत के आधार पर निम्न अभिक्रिया CH3 प्लस प्लस H2 का CH4 और H प्लस उपरोक्त अभिक्रिया में संपन्न होनी चाहिए, क्योंकि CH3 और H प्लस मृदु मृदु अन्योन्य क्रिया है, क्योंकि मृदु मृदु अंतर क्रिया है, परंतु यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है क्योंकि इसके प्रतिकूल एंट्रोपी परिवर्तन निहित है। इसके कारण यहाँ पर माना जाता है कि CH3 प्लस धनायन की अपेक्षा प्रोटॉन की अम्लीयता अधिक है। दोनों परमाणुओं की परमाणु ऊर्जा में अंतर होने के कारण यह अभिक्रिया नहीं पॉसिबल होती है, जो कि HCl भी नहीं समझा पाया था। इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेज, वो हम अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपकी जो यूनिट का हाफ पोर्शंस हैं वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पोर्शन आगे करेंगे। थैंक यू सो मच।